हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर से अव्यय। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था। जो भी ये हिंदी ग्रामर की सीरीज आ रही है ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आप ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, आप सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अव्यय हिंदी ग्रामर, और समझते हैं। अव्यय की परिभाषा हम समझेंगे कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, जो व्यय ना हो, व्यय ना हो का मतलब क्या होता है? जो खर्च ना हो, है ना, जो चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं, है ना। अव्यय क्या होता है? जैसे आप लिंग चेंज कर दीजिए, है ना। लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, है ना। पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। कारक भी बहुत सारे होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सब हम पढ़े हैं ना। तो ये सब को लाने के बाद भी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का मतलब ही होता है अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता, है ना। अविकारी शब्द भी इन्हें कहते हैं। यानी अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी भी बोलते हैं और परिवर्तित शब्द भी कहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है। मूल रूप स्थिर रहने का मतलब ये जो जिस स्थिति में है ना, वैसे ही बने रहते हैं। अगर लड़के के लिए भी वही रहेगा और लड़की के लिए भी वही रहेगा, है ना। अगर एक लोग हैं उसके लिए भी वही रहेगा और एक से ज्यादा लोग हैं उसके लिए भी वही रहेगा। वह कभी नहीं बदलते, नहीं बदल वह कभी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए अव्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए आदि। ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं। अब समझते हैं कैसे अव्यय शब्द हैं। जैसे रवि तेज दौड़ता है, तुम तेज दौड़ते हो। अब यहाँ पे देखिए रवि क्या है? रवि एक लड़का है, ठीक है, और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और दोनों वो वाक्य, दोनों सेंटेंस में क्या दिया है? तेज का यूज किया गया है। यहाँ पे रवि लड़का है और तेज दौड़ता है। यहाँ पे तुम, अब तुम में कौन है? लड़का है, लड़की है, क्या है? तुम तेज दौड़ते हो। यहाँ पे दौड़ता से यहाँ दौड़ते में चेंज हो गया। रवि से किस में चेंज हो गया? किस में बदल गया? तुम में। लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बदला, अपरिवर्तित रहा? वो है तेज। यानी तेज क्या है? अव्यय है। आपके और जैसे वाक्य के और शब्द तो बदल जाएंगे, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलता। यानी तेज हमेशा तेज ही रहेगा। लड़की तेज दौड़ती है, नेहा तेज दौड़ती है, रवि तेज दौड़ता है। तो सारे शब्दों में, सारे वाक्यों में क्या कॉमन आ रहा है? तेज आ रहा है ना। तुम तेज दौड़ते हो। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आने के बाद भी चेंज नहीं होते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी और अपरिवर्तित शब्द। ठीक है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः अव्यय है। समझ में आ गया अव्यय कैसे कहते हैं। अव्यय के भेद देखिए, अव्यय के भेद या तो 4 होते हैं या तो 5 होते हैं। अगर मूलतः पूछा यानी मेनली पूछा तो 4 होते हैं और कुल पूछा तो 5 होते हैं। तो किसी बुक में 4 दिया है, किसी बुक में 5 दिया है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ज्यादातर बुक में 5 दिए हैं, मैंने यहाँ पे 4 डिटेल में पढ़ाऊंगी। और मैं आपको निपात जो होता है ये भी अव्यय में ही आता है, तो मैं आज निपात को भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। ठीक है, अब अव्यय के जो 4 मूलतः भेद हैं वो क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये पांचों क्या होते हैं? ये पांचों हैं अव्यय के भेद, जिसमें से पहले जो 4 हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि को, यह अव्यय के मेन भेद होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको समझते हैं।
अब क्रिया विशेषण को हमने इससे पहले क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, तो हम इसको थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने पढ़ा था ना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रमुख बोध होते हैं। जैसे सुरेश सुंदर गाता है, यहाँ पे सुंदर क्या है? सुरेश की विशेषता बताई जाती है। सुरेश क्या है? सुंदर गाता है, यानी गाता है क्या है यहाँ पर? गाता क्या है? यहाँ पर क्रिया है, गाता क्रिया है। यानी सुंदर क्या है? गाता है। सुरेश को सुंदर नहीं बताया गया, सुरेश के गाने को सुंदर बताया गया है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब हम क्रिया विशेषण के 4 भेदों को पढ़ लेते हैं। रीतवाचक क्रिया विशेषण यानी मैनर्स के बारे में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्वांटिटी के बारे में, नापतोल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी प्लेस के बारे में। इसका डिटेल वीडियो पहले आ चुका है, प्रीवियस वीडियो में आप देखना, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलिए हम आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है? अव्यय का जो दूसरा प्रकार होता है वो संबंध बोधक होता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, मैं विद्यालय तक गया था, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ पर देखिए, संज्ञा के बाद आकर, यानी संज्ञा क्या है? इसमें संज्ञा कौन है? दिन। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? विद्यालय। और इस वाक्य में संज्ञा क्या है? मनुष्य भी संज्ञा है और पानी भी संज्ञा है, ठीक है। और इसके बाद आकर, इसके बाद क्या आया है? भर, तक और बिना, ये 3 आया है। ये क्या है? ये संबंध बोधक है, यानी संज्ञा के बाद आकर वाक्य की क्या है? यहाँ पर दिया है कि संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से करता है। यानी इस संज्ञा का संबंध किससे कर दिया? वाक्य के दूसरे शब्दों से कर दिया। जैसे ये संज्ञा हो गया और इसका संबंध इसके साथ बनाने का काम कौन कर रहा है? ये संबंध बोधक अव्यय कर रहा है ना। विद्यालय का संबंध किससे? गया से, था से कर रहा है। मनुष्य पानी के बिना, है ना, बिना का यूज किए किससे कर रहा है? बिना का यूज करके इसको किससे जोड़ रहा है? जीवित नहीं रह सकता। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों के साथ करते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया? इसमें आता है ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास। इस तरह के वर्ड को जब हम यूज करते हैं, शब्दों को यूज करते हैं, वो क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय में आता है, ठीक है ना। जैसे आप कुछ उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास, भरोसे, मात्र, प्रयत, भर, तक, सामने। ये सब किसके हैं एग्जाम्पल हैं? ये हैं संबंध बोधक अव्यय के एग्जाम्पल। चलिए फिर आगे बढ़े हम। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना। समुच्चय बोधक अव्यय को हम पढ़ते हैं। जो वाक्यों और शब्दों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों को तो जोड़ते ही हैं, 2 शब्दों को भी जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, है ना, उदाहरण समझेंगे। सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। अब ये देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है कि दोनों जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं। देखिए, सूरज निकला एक मीनिंग हो गई अलग, अपनी एक अलग मीनिंग हो गई, इसकी अलग मतलब निकला। पंछी बोलने लगे, अलग मीनिंग हुआ, है ना। दोनों सेपरेट शब्द हैं, सेपरेट वाक्य हैं। सेपरेट वाक्य का मतलब है ना कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, है ना, यानी कंप्लीट है। सेपरेट का मतलब हो गया कि दोनों जो
यह वाक्य है सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, दोनों अपने आप में पूर्ण शब्द हैं। पूर्ण शब्द है यानी कंप्लीट शब्द है। अगर हम इस शब्द को हटा दें, पंछी बोलने लगा, सूरज निकलने का भी एक मीनिंग निकल जाएगा, यानी आपको एक समझ में आ जाएगी कि हाँ सूरज निकला, वो कंप्लीट शब्द है। पंछी बोलने लगे, ये भी कंप्लीट शब्द है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, दोनों की अपने आप में एक अलग मीनिंग है ना। तो ऐसे शब्दों और ऐसे वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चयबोधक अव्यय, है ना। अब जैसे देखिए किरण, अब मैंने बताया ना, ये तो वाक्यों वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया कि सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, ये तो दो वाक्य हुए ना, सूरज निकला पंछी बोलने लगे, ये एक अलग वाक्य है और पंछी बोलने लगे अलग वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए दो शब्दों का भी हमने इस्तेमाल किया था ना, दो शब्द का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको देखिए यहाँ पर इस दूसरे वाले आप उदाहरण में देख सकते हैं, किरण और मधु। किरण और मधु पढ़ने चली गई, यानी दो शब्द है ना, किरण अलग शब्द है, मधु अलग शब्द है। किरण के साथ कोई वाक्य है नहीं ना, मधु, ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम भी समुच्चयबोधक अव्यय करता है। और कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय है? और, है ना, यानी दो शब्दों को जोड़ने का काम और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चयबोधक अव्यय, है ना। अब यहाँ और समुच्चयबोधक अव्यय है, अब समझ में आया ना कि समुच्चयबोधक अव्यय में क्या क्या होगा? और, तथा, एवं, है ना, इस तरह होता है। समुच्चयबोधक अव्यय के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। मूलतः दो प्रकार होते हैं, एक समाधिकरण और एक वैधिकरण। दो तरह के समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं, एक होता है समाधिकरण और एक होता है वैधिकरण। अब समाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय भी चार भेद होते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि समाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय को हम कैसे पहचानेंगे और वैधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय को कैसे पहचानेंगे। आप बोल सकते हो कि अच्छा मैम आप ये बताओ कि दो तरह के तो होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय, एक समाधिकरण और दूसरा वैधिकरण, तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य है समाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और कौन सा शब्द है वैधिकरण। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्या है, कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ती है। अब क्या है ना कि कविता और गीता को क्या किया गया है, इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? और का, ठीक है। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथी सभी साथ थे, यानी सबको इक्वल इंपॉर्टेंट दिया गया है, मैं को, मेरी पुत्री को, मेरे साथी को। तो इसमें कौन सा यूज किया गया है? एक तो ये और एक है एवं। यहाँ पर दो समुच्चयबोधक अव्यय, यानी जो भी वाक्य रहेगा सबको इक्वल इंपॉर्टेंट, यानी समान भाव। समानाधिकरण का मतलब ही है कि सबको समान भाव, है ना, इक्वलिटी, यानी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसी वो ऐसे वाले जो वाक्य होते हैं वो समाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय बोले जाते हैं। अब वैधिकरण क्या होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसके भी चार है, यानी संयोजक। संयोजक क्या होता है? जोड़ने का काम करता है, यानी संयोजक क्या होता है? जोड़ने वाला, यानी और, एवं और तथा। ये तीनों अव्यय का यूज इसको अव्यय को क्या बोलते हैं? संयोजक कहते हैं। और ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा होता है विभाजक। विभाजक क्या करते हैं? अलग करते हैं। विभाजन से आप समझिए कि विभाजक जो अलग करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आ जाए, आपको ऑप्शन में दिया रहे या, अथवा, नहीं तो और एवं। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए इन चारों में से संयोजक कौन है, तो संयोजक कौन होगा? एवं, है ना। अगर दिया जाए कि और, एवं, तथा और अथवा में विभाजक कौन है, तो आप क्या बताओगे? विभाजक कौन है? अथवा है, ठीक है ना। तो एक मैं एमसीक्यू का ले आऊंगी, तो उसमें आपको एक वीडियो बना दूंगी मैं एमसीक्यू से, जिससे आपका जो अव्यय का ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। विभाजक में क्या आ जाएगा? या, अथवा, सिवा होगा यहाँ पे, है ना, नहीं तो, ठीक है। अब विरोध दर्शक, यानी विरोध प्रकट कर रहा है, परंतु, लेकिन, मैं ये काम कर दूंगा परंतु मुझे पैसे चाहिए, यानी विरोध कर रहा है कि मतलब उसमें रुकावट है। मैं चला जाऊंगा लेकिन आज बारिश होगी, किंतु, मगर, वरन। परिमाण दर्शक में क्या होगा? इसलिए, अतः, एतव, है ना। तो ये सब क्या है?
समुच्चयबोधक अव्यय का समाधिकरण का एग्जाम्पल है। अब है वैधिकरण के 4 भेद होते हैं। उससे पहले हम वैधिकरण का क्या पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कैसे हम एग्जामिनेशन में सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वैधिकरण है। मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आया। वैधिकरण का मतलब ही होता है ना कि दोनों वाक्य जो होते हैं ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो दूसरा वाक्य है ये इस पर निर्भर करता है। मोहन बीमार है, ये तो अपने आप में इसकी एक मीनिंग है। वह आज नहीं आया, कौन आज नहीं आया, मोहन आज नहीं आया ना, तो मोहन, तो ये वाला जो दूसरा वाला जो वाक्य है वो किस पर डिपेंडेंट है, यानी किस पर निर्भर है करता है, मोहन पहले वाले वाक्य में, यानी मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आया। यानी ऐसे तो वाक्य जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ज्यादातर दूसरा वाला है ना। जैसे आप देखिए ये है ना, मोहन बीमार है इसलिए यानी इसलिए क्या किया, ये दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए क्या है, वैधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। वह आज नहीं आया, वह आज नहीं आया से कोई मीनिंग तो निकल नहीं रही है, लेकिन जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे, मोहन बीमार है इसलिए वह नहीं आया, तो आपको एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस दिखाई देगा और एक कंप्लीट मीनिंग यहाँ से निकल के आएगा। तो ये होता है वैधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। ठीक है, अब इसके भी 3-4 वेद होते हैं, वो हम देखते हैं। कारणवाचक है ना, क्योंकि, जो कि, इसलिए। मैं आज नहीं आया क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, है ना। उद्देश्यवाचक मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जो करेगा सो भरेगा। आया है जो जाएगा। इस तरह के वाक्यों को क्या कहेंगे, उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक, संकेत यानी जो, तो संकेतवाचक में जानते हैं दो रहता है, 2 वर्ड रहते हैं, जो से स्टार्ट होगा और बीच में तो हो जाएगा। यदि, तो, यद्यपि या तथापि, ये सब क्या है, संकेतवाचक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चयबोधक अव्यय क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा होता है विस्मयादिक बोधक, है ना। इन जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है और जिसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादिक बोधक अव्यय कहते हैं, है ना। जैसे इससे क्या हुआ, ऐसे शब्द जिससे हर्ष यानी खुशी प्रकट हो रही है, किसी के शोक में आप गए हैं तो शोक प्रकट हो रहा है, घृणा की भावना आ रही है, ये सब जब प्रकट होते हैं ना तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाय वह चल बसा। अब यहाँ पे क्या है, शोक हो रहा है ना, शोक को प्रकट कर रहे हैं हम, यानी दुख को प्रकट कर रहे हैं। हाय वो चला गया, मतलब ये सोच रहे हैं कि वह बेचारा चला गया, हाय वो चला गया, है ना। वाह क्या बात है। अब वाह क्या है, यहाँ पर हर्ष को शो कर रहा है ना, हर्ष का प्रतीक है, हर्ष यानी खुशी को दर्शा रहा है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द क्या कहते हैं, ये सब क्या है। अब यहाँ पे वाह हो गया, यहाँ पे हाय हो गया, और एक और यहाँ पे हम ले सकते हैं छी छी, यह गंदगी, है ना। अब कहीं कूड़ा करकट देख लिए रोड पर, रोड के साइड में, बोले छी छी यह गंदगी, तो ये क्या है, घृणा का प्रतीक है ना। छी छी वर्ड क्यों यूज करते हैं, घृणा के लिए। वह किस लिए यूज करते हैं, हर्ष के लिए। और शोक के लिए हाय यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हाय है, ये वाह है, और ये छीछी है, ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि विस्मयादि बोधक अव्यय का जो शब्द होते हैं उसके बाद आपको इस तरह की साइन दिखेगी, है ना। कैसी साइन दिखेगी, ऐसी साइन दिखेगी, एक डॉट और नीचे एक डॉट रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह की साइन आपको दिखेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। ये ट्रिक है आपको कि पहचानना है कि किस तरह का ये शब्द है, तो विस्मयादि बोधक है। अब इसमें भी हर्ष के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, वाह, आह, धन्य, शाबाश। जब आप खुश होते हैं तो ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। शोक के लिए हाय, आह, त्राही त्राही, है ना। आश्चर्य बोधक, आश्चर्य मतलब आप आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है। क्या, ओह, हे। स्वीकार बोधक, हाँ हाँ जी, जी हाँ, अच्छा, जी
ठीक। अनुमोदन बोधक है ना, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार, तिरस्कार मतलब मना करना, यानी उसको रिजेक्ट कर देना, छी, हट, धिक, दूर। संबंध बोधक, अरे, रे, जी, हे, अहो, है ना। तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक है। देखिए मुश्किल तो है इतना सारा याद करना, लेकिन आपको एक ट्रिक देखना है कि क्या उन शब्दों के साथ ऐसे कुछ चिन्ह है, तो इस चिन्ह के थ्रू आप पहचान लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखेंगे निपात को, ठीक है। निपात की परिभाषा, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। यानी भार का मतलब यहाँ पर क्या है, भार का मतलब है किसी भी बात पर या वाक्य में हम बल देते हैं, है ना, फोर्सफुली उस बात को रखते हैं, बोलते हैं, वो क्या होता है, और उस समय जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, निपात होता है ना। तो निपात से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत लोग निपात के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप समझिए कि निपात क्या होता है। निपात का प्रयोग ऐसे शब्द से है जो कि किसी वाक्य में जाकर, उसका ऐसा कोई सच मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो किसी वाक्य में घुसकर उस वाक्य पर बल दे देता है, फोर्सफुली उस वाक्य को प्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निपात कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए, तुम्हें आज रात रुकना ही चाहिए। अब हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम्हें आज रुकना चाहिए। अब कोई आपके घर आया है और उसको, आपका फ्रेंड है आपके घर आया है और उसको आप क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें आज रुकना चाहिए, तो क्या हो रहा है, आप ऊपर ऊपर के मन से बोल रहे हैं कि तुम्हें, आपका मन तो नहीं है अंदर से उसको रोकने का, लेकिन आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें आज रुकना चाहिए, बस एक फॉर्मेलिटी टाइप का आप पेश कर दिए हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि आपका फ्रेंड सही में आपके घर रुके, तो आप क्या बोलेंगे, तुम्हें आज रात रुकना ही चाहिए, रुकना ही चाहिए। यानी ही यहाँ पे क्या है, निपात है ना। अगर एग्जामिनेशन में इस तरह के शब्द दे दे, बोले कि इसमें से बताइए कि निपात क्या है, तो आपको देखना है कि वो कौन सा शब्द है जो इस वाक्य पर बल प्रकट कर रहा है, तो वो होता है निपात, है ना। जैसे तुमने तो हद कर दी, तुमने हद कर दी या तुमने तो हद कर दी, दोनों वाक्यों में आपको अंतर आसानी से नजर आ रहा होगा। इसमें क्या रहा, तुमने तो हद कर दी, तुमने हद कर दी। अब तुमने तो अगर हम लगा दिए तो क्या हो गया, ये एक अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का वाक्य बन गया है और इस पर बल दिया जा रहा है ना, भार दिया जा रहा, और ये एक कॉमन शब्द हो गया, तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी। देखिए बोलने में भी अलग तरीके से आ रहा है। तो ये ऐसे शब्द क्या होते हैं, निपात होते हैं, जो कि बल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, यानी मैं भी यानी मैं आपके साथ चलूंगा या मैं भी आपके साथ चलूंगा, बल दे रहा है ना। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, है ना, यानी गांधी जी को बच्चे जानते हैं या बच्चे तक जानते हैं, यहाँ पे बल दिया जा रहा है कि हर आदमी जानता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। धन कमा लेते मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, धन कमा लेने से जीवन सफल नहीं होता, या धन कमा लेने मात्र से, यानी मात्र क्या है, निपात है। निर्जीव खाने के साथ पानी भी, नीरव खाने के साथ पानी भी क्या है, नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था, है ना। नीरव नाम का एक बच्चा है, वो खाने के साथ क्या करता था, पानी भी पीता था। यानी खाने के साथ क्या दिया जा रहा है कि पानी भी पीता था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए जनरल वर्ड में, जनरल लाइफ में, है ना। जो आपका जो रियल लाइफ है उसमें खाने के साथ पानी नहीं लेना चाहिए। खाने के पहले पानी पी लीजिए या खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज है, आप समझ सकते हैं। और खाने के दौरान भी पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको अव्यय से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको अव्यय समझ में आ गया होगा। एक मिनट, आशा करती हूँ आपको अव्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम रहा इस वीडियो में तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसको कोशिश करूँगी कि और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।